बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें करप्ट माफिया का कब्ज़ा है हर चीज़ पे, और करप्शन का दौर दौरा है। सब आप नीचे से ले लें, लोएस्ट लेवल से आप शुरू कर दें, ऊपर तक ये हमारी रग रग में सरायत कर चुकी। लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ा अलमिया हमारी सियासत का और सियासी पार्टियों का, जैसे हम कहते हैं कि पार्टियों में जमहूरियत नहीं, लेकिन जमहूरियत से हट के मौरूसियत जो है उसने बर्बादी फेरी हुई है। चंद लोगों का कब्ज़ा, उनकी नालायक औलादें, तकब्बर से भरपूर, दूरंदेशी का नामो निशान नहीं, लेकिन वो ख्वाहिशात उनकी मौजूद हैं कि वो हुकूमत करें इस वतन अज़ीज़ पर, और उसके लिए उनके माँ बाप की भी ख्वाहिशात मौजूद हैं कि उनकी औलादें, उनके बाद उनकी औलादें इस मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज़ हों, लिहाजा वो फैसिलिटेट करते हैं। पाकिस्तान के अवाम का नुकसान होता है इस वजह से कि एक तो मेरिट ख़त्म हुआ, क्योंकि अगर मेरिट हो तो पाकिस्तान में बहुत बहुत होनहार बच्चे आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये सारा कुछ चलता रहा इस वजह से कि पार्टी में बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ड जिन्होंने 40-40 साल से सियासत की, वो इंतहाई ताबेदारी से इन लोगों का, इनकी औलादों का और औलादों की औलादों का रख रखा ऐसे करते थे जैसे उनके ज़रख़रीद ग़ुलाम हो। ये वो अलमिया था जिसकी वजह से मौरूसी सियासत बहुत ज़ोर शोर से साल साल से चल रही। लेकिन आज उसमें एक तब्दीली नज़र आती है, और हमने ये नोट किया कि जब से मियां नवाज़ शरीफ ने अपनी बेटी मरीम नवाज़ को नॉमिनेट किया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र, तो फिर एक हलचल मची और बाज़ आवाज़ें हमने सुनी जो मुखालफत में थी। उनमें सबसे बढ़ के शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की, लेकिन भर सूरत उन्होंने उसको लीडर मानने से इनकार कर दिया, और अब सुनने में आ रहा है कि वो पार्टी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी एक आध दिन में। देखने की बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी के अंदर ये इतनी बड़ी ये तब्दीली कैसे आ गई, वो कैसे उनकी हमीयत जाग उठी। मसला ये है कि हमने शायद खाकान अब्बासी को देखा, नवाज शरीफ ने उनको अपने बाद प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये पार्टी का करिश्मा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, वरना शाहिद खाकान अब्बासी सारी ज़िंदगी भी बैठ के तस्बीह फेरते रहते तो उनको किसी ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना था। लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर शायद इस तरह दिल में ख्वाहिशात लेके बैठे कि आइंदा भी नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में वही प्राइम मिनिस्टर हुआ करेंगे। पहले सबसे पहला उनको धचका तो वो लगा जब शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। दूसरा झटका लगा जब उनको बेहैसियत कर दिया गया मरियम को एक सीनियर ओहदे पे बिठाने के बाद। आज वो तलमला रहे हैं, वो एक नई पार्टी का भी सोच रहे हैं और जा के सेमिनार्स भी वो कर रहे हैं, न्यू फेस ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन अगर मैं उनका पिछला वक्त देखूं तो उन्होंने सब कुछ जानते हुए, मियां नवाज शरीफ की करप्शन का उनको पता है, उनके पूरे ख़ानदान के सारे कामों का पता है, जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे मामलात में ख़ुद बहुत समझदार सियाने हैं शाहिद खाकान अब्बासी। लेकिन वो इंतहाई ताबेदारी से ज़मीर को एक तरफ रख के तो इन लोगों की वकालत करते रहे ताकि पार्टी में उनकी हैसियत मौजूद रहे। उन्होंने अभी चंद दिन पहले कोयटा में जो सेमिनार में ख़िताब किया, वहाँ उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, अदालतों को ये मसला दुरुस्त करना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। किस बात का इंसाफ? आपको, मुझे, किसी को पता नहीं है कि जो गैर मुल्की जायदादें और बैंक बैलेंसेज हैं वो कहाँ से आए हैं। लेकिन शायद खाकान अब्बासी ये कहते रहे।
बासूरत देर आए दुरुस्त आयद, अब सुना है कि उन्होंने कलंदरों की तरह एक नारा हक बुलंद कर दिया है और वो पार्टी से निकल रहे हैं। ये इब्तदा है, एक शख्स निकला है जो कि पार्टी स्टॉलवर्ट था और साल साल से पार्टी के साथ था। सो एक उम्मीद बंधी है कि शायद लोगों में कुछ गैरत जागे और वो मौरूसियत को खैरबात कहने की कुछ कोशिश करें। यहाँ पे मैं एक और जिक्र करना चाहता हूँ साद रफ़ीक का। साद रफ़ीक ने भी पिछले दिनों जो तकरीर की बड़ी हौसला अफजा थी। उसने इन चीज़ों की बात की कि जी ये मौरूसी सियासत ने भी बेड़ा गर्क किया मुल्क का। तो मेरा ख्याल था कि साद रफ़ीक भी कुछ वक्त में पार्टी को छोड़ देंगे या कम से कम वो इस चीज़ पे एहतजाज करेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि एक उनकी छोटी सी क्लिप लोग चला रहे हैं जिसमें वो मरियम के सामने इंतहाई ग़ुलामाना अंदाज में खड़े हैं और मरियम उनको इग्नोर करती है। मरियम उन पर तवज्जो भी नहीं, नज़र भी भर के नहीं देखती और यूं कंधे पे हाथ रख के तो आगे चले जाती है, यानी जिस तरह हकारत से किसी को रखा जाता है। अब इस हकारत आमेज़ सलूक के बाद भी कोई रिएक्शन तो अभी तक नहीं आया साद रफ़ीक की तरफ से। साद रफ़ीक एक अमूमन बिलुमूम कहा जाता है कि साफ़ को आदमी है, दलेर है, बढ़ के बात कर देता है। लेकिन यहाँ जो अंदाज़ उसने अपनाया वो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं था। लगता था कि एक ग़ुलाम अपने आका के सामने खड़ा है। बासूरत सुनने में ये आ रहा है कि ज़ुबैर, उमर और मफ्ता वगैरह ये भी सोच रहे हैं पार्टी छोड़ने के। कुछ और भी शायद एक हवा चल निकले तो कुछ और भी लोग छोड़ते हैं। लेकिन कबल इसके कि ये ख़ुद निकाले जाएं, छोड़ देना ज़्यादा मेरा ख्याल है एक बेहतर अमल है इस लिहाज से कि आपको थोड़ा आपका वक़ार कायम रहता है। निकाले जाने की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपको याद होगा पीपल्स पार्टी में जब बेनज़ीर उसकी सदर बनी, उससे पहले तो मोहतरमा बेगम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो वो हुआ करती थी। फिर यकदम पलटा खाया और बेनज़ीर ने उस इक़्तिदार की जंग में और लालच में माँ को उठा के बाहर फेंका और ख़ुद पार्टी पे कब्ज़ा कर लिया। फिर उन्होंने पार्टी में से तमाम वो बुज़ुर्ग हज़रात जो उनके वालिद के वक्त के थे उनकी छुट्टी कराई, क्योंकि इस नौजवान ख़ातून को ये नज़र आ गया था पहले से ही, जो बड़ी सियानी दूरअंदेश थी, उनको नज़र आ गया था कि ये जो पुराने तजर्बाकार साथी हैं ये उन्हें चलने नहीं देंगे, ये मसला पैदा करेंगे। और जो जरदारी के साथ जब उनकी शादी हो चुकी थी तो गेम बदल चुकी थी, फिर करप्शन भी करनी थी, अल्ले तल्ले और कई, तो उसके लिए एक नौजवान नस्ल की ज़रूरत थी। तो उन्होंने तमाम वो बुज़ुर्ग सियासतदान जो बड़े तजर्बाकार थे, जो पार्टी के रूह रवां थे, जो पार्टी की नज़रियाती असास थे, उनको छुट्टी कराई। तो पार्टी का अपना कल्चर भी बदल गया, एक रुख बदल गया। अब यहाँ पे भी ये सूरत हाल होगी। मेरा अपना अंदाज़ा है कि मरियम वही अंदाज़ अपनाएगी और मरियम को ये बिल्कुल पूरी तरह एहसास होगा कि जो उसके वालिद के ज़ेर साया काम करते रहे हैं और जिनका सियासी तजर्बा बहुत है, वो हो सकता है कि मरियम को मनमानियाँ न करने दे और मरियम के रास्ते में वो रुकावट बने रहे। चुनांचे पार्टी के ऊपर मुकम्मल कब्ज़ा करने के लिए कि ये पार्टी उसके हाथ में मुकम्मल तौर पे आ जाए और उसी की उंगलियों पे इशारों पे नाचते रहें वो लोग, तो उसको पुराने स्टॉलवर्ट से जान छुड़ानी होगी। शायद खान नबासी एक थे, लेकिन ख्वाजा असद दूसरे हज़रत हो सकते हैं। उनके अलावा भी जितने भी पुराने कारकुन हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हो या ज़ुबैर उमर वग़ैरह, ये लोग मौजूद हैं। लेकिन इनमें से अगर कोई बहुत ज़्यादा ताबेदारी पे आमादा होगा तो शायद रह जाए, वरना मेरा अपना अंदाज़ा है कि इनसे पार्टी को साफ़ कर दिया जाएगा। अगर ये सूरत हाल होती है तो ये लोग जो हैं, ये जो वहाँ से इज़्ज़त गवा के जब बाहर आएंगे तो इनको कोई भी मुंह नहीं लगाएगा। सो इनके लिए मुनासिब यही होगा कि ये आज एक दलेराना रास्ता इख्तियार करें और अपने एक आज़ादाना सोच के तहत बाहर आके
بجائے ایک اولادوں کی اور اولادوں کی اولادوں کی ملازمت کرنے کے بجائے اپنی غیرت اور حمیت کو زندہ رکھیں اور باہر آ کے کام کریں۔ یہاں پہ پیپلز پارٹی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اعتزاز احسن جیسے سینسیبل، پڑھے لکھے اور بہت انٹیلیجنٹ، ذہین، دور اندیش لوگ، قاہرہ جیسے سوبر آدمی اور اپنے صاف کردار کے مالک کئی لوگ، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نوجوان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی تعظیم میں اپنا آپ بھی کھو جاتے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے، کیونکہ جو دانش کا، عقل کا اور دور اندیشی کا ذخیرہ ان پرانے سیاستدانوں کے پاس ہے وہ بلاول کے پاس تو نہیں ہے، لیکن وہ پارٹی صدر ہے اور یہ غلام ہے۔ سو پارٹیوں کو جو لوگ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کی طرح چلا رہے ہیں اور ان کی اولادیں آگے اونرشپ لے کے بیٹھی ہیں، وہاں پرانے بزرگ سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا ان کی واقعی اپنی عزت نفس کے لیے بھی یہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ ملک کو تو نقصان ہوتا ہی ہے۔ بہرصورت لگتا یوں ہے کہ اس تہس نہس کی ایک ابتدا ہو گئی، اور اس ابتدا کے بعد ہو سکتا ہے موروثی سیاست سے لوگ جان چھڑانے کی طرف اگلا قدم بڑھائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔